सो हेलो एवरीवन, फिर से एक बार मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं रवि रंजन। बीएड का फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए हम लोग करने वाले हैं नॉलेज एंड करिकुलम का यूनिट 3। तो आई वेलकम यू ऑल फॉर द सब्जेक्ट नॉलेज एंड करिकुलम यूनिट 3 फॉर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन। सो I would like to give a vote of thanks to the faculty members who have fine-tuned this content. Chitra ma'am, Sasikala ma'am, Neha ma'am and Aditi ma'am, and our principal Dr. Fagudi Sir ma'am for the fine-tuning of this content. So let's start the video. Next, the content is the social and cultural. The concept is the social and cultural context of एजुकेशन। शिक्षा का सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ मीन्स चेंजेस इन एजुकेशन ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, डेमोक्रेसी एंड इंडिविजुअल ऑटोनॉमी। देखिए, हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस आए हैं और उसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन कौन से, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, डेमोक्रेसी हो या इंडिविजुअल ऑटोनॉमी हो। ठीक है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन इन रिलेशन टू इक्विटी। एजुकेशन हमें पढ़ना है इन टर्म्स ऑफ इक्विटी एंड सोशल जस्टिस। तो इक्विटी और सोशल जस्टिस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो इसमें हम बात करेंगे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का, जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। नेक्स्ट है इंटर रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशन विथ रेफरेंस टू नेशनलिज्म। तो अगर मैं इसको राष्ट्रवाद से जोड़ूं, ठीक है, और सेकुलरिज्म से जोड़ूं, ठीक है, तो धर्मनिरपेक्षता के बारे में जब हम बात कर रहे होंगे तो सेकुलरिज्म बोलते हैं। ये हम टैगोर के कंसेप्ट में बात करेंगे। और जब हम नेशनलिज्म या फिर राष्ट्रवाद की जब हम बात कर रहे होंगे तो ये हम कृष्णमूर्ति जी, जेडी कृष्णमूर्ति जी के कंसेप्ट में बात करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग का आज का टॉपिक। चलिए, तो पहला हम कंसेप्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है चेंजेस इन एजुकेशन ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, डेमोक्रेसी एंड इंडिविजुअल ऑटोनॉमी। चलिए, चेंजेस इन एजुकेशन ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या चेंजेस आए, देखिएगा। द एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन वेंट हैंड इन हैंड। अगर हम बात करें कि जो एजुकेशन है और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये दोनों एक साथ चलते हैं। ठीक है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है औद्योगिकरण, मतलब इंडस्ट्रीज। ठीक है। बिफोर द इंडस्ट्रियल एज the provision of formal schooling virtually everywhere was scarce, dependent on tuition and fees, volunteerist and usually limited to males। अगर हम बात करें कि एजुकेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन एक साथ चलते हैं, जब इंडस्ट्रियल एज नहीं था तो इंडस्ट्रीज के आने से पहले फॉर्मल स्कूलिंग जो है वो बहुत कम था। ठीक है। वो जनरली ट्यूशन और ट्यूशन फीस लेना और ट्यूशन पढ़ाना ऐसा ही था, और वॉलंटियर्स की तरह था, और साथ में ये मेल्स पे ही लिमिटेड था। ठीक है। फीमेल्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती थी। ठीक है। लेकिन बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन इज ए ट्रांसफॉर्मेशन अवे फ्रॉम एन एग्रीकल्चरल और रिसोर्स बेस्ड इकोनॉमी टुवर्ड्स एन इकोनॉमी बेस्ड ऑन मास मैन्युफैक्चरिंग। दैट इज, अगर हम बात करें इंडस्ट्रियलाइजेशन का, तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है जिसमें एग्रीकल्चर, ज़्यादातर हम लोग जानते हैं कि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी रहा था हमारा, या रिसोर्स बेस्ड इकोनॉमी, जिसमें कि हम बात करते थे मास मैन्युफैक्चरिंग की, मतलब बहुत बड़े क्वांटिटी में हम क्या करते थे, मैन्युफैक्चरिंग करते थे। ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज यूजुअली एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन टोटल इनकम एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स इन ए सोसाइटी। जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते थे तो इसमें हमारी कोशिश ये रहती थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, हमारी इनकम बढ़ा सके और हम अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। ठीक है। अगर हम बात करें early industrialization occurred in Europe and North America during the 18th and 19th centuries and later on other parts of the world। स्टार्टिंग में हम बात करें औद्योगिकरण की, तो पहले जो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में ही ज़्यादा इंडस्ट्रीज हुआ करते थे। जब हम बात 18th सेंचुरीज की करें या 19th सेंचुरीज के करें, क्योंकि भारत की आज़ादी तो 1947 में हुई थी और उतना इंडस्ट्रियलाइजेशन था नहीं। बाद में 5 ईयर प्लान्स आए थे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था। ठीक है। तो अगर हम बात करें, ज़्यादातर जो थे यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में ही क्या थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन था।
Numerous strategies for industrialization have been pursued in different countries over time with varying levels of success. धीरे धीरे करके बहुत सारे कंट्रीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, औद्योगिकरण आया, बहुत सारे इंडस्ट्रीज बनाए गए और बहुत सारे सक्सेसफुल स्टोरीज देखने को मिले। आगे हम बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन में इंक्रीज एजुकेशन बाय इंक्रीजिंग पेरेंट इनकम्स, पब्लिक सेक्टर रेवेन्यूज, रिटर्न टू स्किल एंड बाय प्रमोटिंग अर्बनाइजेशन, चिल्ड्रंस एक्सेस टू स्कूल्स। देखिए बात में हम लोग कैसे कर लेते हैं कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो लोगों की इनकम बढ़ गई, और जब इनकम बढ़ी तो लोगों ने, उनकी पेरेंट्स की इनकम जब बढ़ गई और पब्लिक सेक्टर रेवेन्यू यानी गवर्नमेंट का भी क्या हुआ, गवर्नमेंट का भी इनकम बढ़ा, पेरेंट्स का भी इनकम बढ़ा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने नए नए स्कूल्स खोले, क्योंकि इंडस्ट्रीज की वजह से नई गवर्नमेंट का प्रॉफिट बढ़ा, गवर्नमेंट इनकम बढ़ी, और अगर गवर्नमेंट का इनकम बढ़ा तो इसके वजह से गवर्नमेंट ने नए नए स्कूल्स खोले। और जस्ट बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पेरेंट्स की इनकम बढ़ी, इसीलिए वो अपने बच्चों को क्या करने लगे, स्कूल भेजने लगे, और उसके बाद अर्बनाइजेशन होने लग गया। पहले रूरल बैकग्राउंड में लोग रहते थे, रूरल एरियाज में रहते थे, ठीक है, लेकिन उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद अर्बनाइजेशन हुआ, पेरेंट्स की इनकम बढ़ी, गवर्नमेंट सेक्टर का इनकम बढ़ा। न केवल अमेरिका और यूरोप में बल्कि साथ साथ वो चीज़ें आगे भी बढ़ते चली गई और भी बहुत सारे कंट्रीज में गई। स्टार्टिंग में सिर्फ मेल्स थे, बाद में फीमेल्स भी आए, स्कूल्स में एक्सेसिबिलिटी बढ़ गया। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन टू न्यू वोकेशनल कोर्सेज, आईटी, मार्केटिंग, टूरिज्म। देखिए मैं आप बता दूं कि जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था तब तक ऐसे कोई कोर्स नहीं चलते थे, चाहे वो आईटी के हो, मार्केटिंग के हो या टूरिज्म के। लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, टूरिज्म, ये सारी नई नई पाठ्यक्रमों का या फिर कह सकते हैं वोकेशनल कोर्सेज की शुरुआत हुई। अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो लोगों को नए नौकरी के नए नए अवसर मिलने लग गए, मतलब ग्रेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने की वजह से लोगों को ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी, स्किल लेबरर्स की रिक्वायरमेंट थी, स्किल एम्प्लॉयज की इंपॉर्टेंस थी, ज़रूरत थी, इसीलिए इंडस्ट्रीज की वजह से नए जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलने लगे। न्यू इन्वेंशंस मेक इन एजुकेशन इनोवेटिव। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात है, जब नई नई चीजें इन्वेंट होने लगी तो एजुकेशन नए नए तरीके से सिखाने लग गए हम लोग। जैसे एग्जांपल, आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तरह लेक्चर होता है, डिजिटल बोर्ड्स पे पढ़ाई होती है। तो नए इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो नए नए स्किल्स लोगों को सीखने थे, लेकिन सभी लोग उतना ट्रैवल जो नहीं कर सकते थे वो घर पर भी बैठ कर स्टडी कर सकते थे वाया ऑनलाइन लेक्चर। नए नए इनोवेशन, एजुकेशन जो है इनोवेटिव तरीके से पढ़ाने लग गए, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज होने लग गया। हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डेवलप्स एडवांस एजुकेशन, स्कूल और कॉलेज। फिर स्टार्टिंग में तो सिर्फ स्कूल थे नहीं, ट्यूशन फॉर्मेट पे काम होता था, लेकिन बाद में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो लोगों की स्टैंडर्ड बढ़ गई, लोग स्कूल जाने लगे, एजुकेशन का एडवांसमेंट हुआ, फिर लोग कॉलेजेस जाने लगे, हायर एजुकेशन होने लग गया। आगे चलते हैं, एक्सपेंडेड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। अब न केवल एक पर्टिकुलर ट्रेडिशनल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज था, बट नए नए सेक्टर्स आने लगे एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज में। जैसे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नहीं था, या फिर कह सकते हैं कि जब ट्रेडिशनल सिस्टम था तो बेसिक लेवल का जो एजुकेशन था इतना ही दिया जा सकता था, लेकिन जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ नए स्किल और टेक्निकल साउंड लोगों की जरूरत पड़ने लगी, चाहे वो डॉक्टर्स की हो, वो इंजीनियर्स की हो, एमबीए ग्रेजुएट्स की हो, बैंकर्स की हो, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स आने लग गई। इस तरह से एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज बढ़ने लग गए। चाइल्ड लेबर लॉस फॉर बेटर एजुकेटेड जनरेशन। देखिए आपको पता होना चाहिए कि पहले जो है चाइल्ड लेबर देखने को मिलता था, ठीक है। चाइल्ड लेबर का मतलब ये है क्योंकि एजुकेशन सिस्टम उतना डेवलप था नहीं, लोगों की इनकम इतनी थी नहीं, और इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं था और इतनी प्रॉफिट नहीं थी, इसीलिए स्कूल्स नहीं होते थे। इसीलिए मजबूरी में जो बच्चे होते थे उनको लेबर का काम करना पड़ता था फैक्ट्रीज में।
इसीलिए, लेकिन बाद में जब प्रॉफिट लोगों के बढ़ गए तो बेटर एजुकेशन देने जाने लगा और नई जनरेशन के लिए बेटर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज मिलने लग गए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारा चेंजेस इन एजुकेशन ड्यू टू डेमोक्रेसी। देखिए, लोकतंत्र के कारण शिक्षा में परिवर्तन। देखिए, लोकतंत्र का मतलब क्या है? देखिए, आपको पता होगा, आपने सुना है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। ये डेमोक्रेसी का जो बेसिक डेफिनेशन है। तो चलिए समझते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल बाय द पीपल। ठीक है, तो डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय द पीपल। अब सवाल यह है कि बाय द पीपल का मतलब यह है कि द टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक टर्म डेमोक्रेसिया। What is the meaning of democracy, which was coined from word demos means people and kratos means rule, means democracy का मतलब होता है rule by the people। ठीक है, ये डेमोक्रेसिया नाम का क्या है? ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है डेमोस का मतलब होता है पीपल और क्राटोस का मतलब होता है रूल। ठीक है, एजुकेशन एम्स एट मेंटेनिंग ह्यूमन डिग्निटी, इक्विटी, फ्रीडम एंड जस्टिस इन आवर सोशल अफेयर्स। देखिए, जो लोग एजुकेटेड होते हैं उनके लिए डिग्निटी बहुत क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हर इंसान का क्या है? अपना सेल्फ स्टीम है, सेल्फ डिग्निटी है। और दूसरी बात कि इक्विटी मीन्स जितनी भी राइट्स गवर्नमेंट ने दे रखी है वो सभी लोगों को मिलना चाहिए। और फ्रीडम एंड जस्टिस इन देयर सोशल अफेयर्स, मतलब उन्हें आजादी होनी चाहिए, जो भी काम वो करना चाहते हैं, प्रोवाइडेड कि वो सही काम हो, और जस्टिस मिलनी चाहिए किसी भी सोशल एक्टिविटीज में या सोशल अफेयर्स में या किसी भी सोशल वर्क में। दिस इज पॉसिबल बाय एडॉप्टिंग डेमोक्रेसी एज ए वे ऑफ लाइफ। तो ये तभी हो सकता है जब सभी लोगों को जो राइट्स हैं वो सारे तभी मिल सकते हैं जब डेमोक्रेसी एक लाइफ का एक माध्यम हो या लाइफ का एक तरीका हो। ठीक है, चलिए, डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स कंसेंट ऑफ द गवर्नड एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। वेरी इंपॉर्टेंट अब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब जो लोग भी वेल एजुकेटेड है उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी क्लास से आते हो, चाहे वो अपर क्लास से आते हो या लोअर क्लास से आते हो, या किसी भी कास्ट के होते हो, अपर कास्ट हो या फिर लोअर कास्ट के हो। अगर वो एजुकेटेड है तो उन्हें अपॉर्चुनिटी इक्वल मिलनी चाहिए। तो ये बातें डेमोक्रेसी में बताई गई है। Many people limit the concept of democracy to a form of government। बहुत लोगों को लगता है डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ एक गवर्नमेंट का पार्ट है, नहीं, जबकि डेमोक्रेसी इज द राइट्स ऑफ एडल्ट्स। जबकि डेमोक्रेसी जो है जितने भी एडल्ट्स हैं, जितने लोग हमारे एडल्ट हैं, जो भी 18+ एडल्ट्स हैं, वो सभी और सभी लोगों के लिए डेमोक्रेसी क्या है? एक राइट है। इट इज अ राइट ऑफ चिल्ड्रन ऑल्सो। चिल्ड्रन का मतलब जो बच्चों के राइट्स हैं बच्चों के भी मिलने चाहिए। अब बच्चों के क्या राइट्स है कि 10th क्लास तक कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए। ये बात भी किसके अंदर दिया गया है? डेमोक्रेसी के अंदर दिया गया है। और उनके पास राइट टू एजुकेशन है ताकि वो अपनी स्टडीज और शिक्षा क्या कर सके? पूरी कर सके। जस्ट एज ए डेमोक्रेटिक सेटअप इन फंक्शनल विथ रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, सो इट इज इन केस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। मीन्स, अब देखिए, जैसा कि हमने जाना कि हमारा देश इंडिया, इसके अंदर जो डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसका मतलब आगे समझते हैं। डेमोक्रेटिक एजुकेशन इज एन आइडियल वेयर डेमोक्रेसी इज बोथ ए गोल एंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू एजुकेशन। देखिए, हम बात करेंगे, जब हम एजुकेशन की बात करेंगे तो इसमें जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं वो एजुकेशन में इंट्रोड्यूस किए जाने चाहिए। डेमोक्रेटिक वैल्यूज, डेमोक्रेटिक राइट्स, इक्वालिटी ऑफ राइट्स, right, and the right to adults, and not only the right of adults but also the right of क्या? Children. It is not only a government but it is provides the opportunity of equality for education for all the people of India। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए हम कुछ बेनिफिट्स समझ लेते हैं। ठीक है,
what is the impact, or we can say the changes which has been brought by democracy? So first, it helps to better understanding of rights of individuals, like right to vote. जैसा कि हम जानते हैं कौन, राइट टू वोट एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट है ना, राइट टू क्या, वोट। ये सभी को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, राइट टू क्या, वोट। राइट टू स्पीक, राइट टू स्पीच, राइट। There are many one, but let's discuss one by one. Concern for the welfare of others and common good. Welfare of others means कि educational rights should be used for the welfare of others and for the common good, means for the overall development of the society. Education has played a very important role in the democratic government. Democratic school, for example, inclusive school. Democratic school means that everyone, irrespective of the class, irrespective of the caste, they are allowed to be the part of any school anywhere in the country. And inclusive school means it is for all, and there is no gender discrimination. There will be boys and girls. There is a common education that will be given to all the genders, whether it is male or it is female. Curriculum same for all, right? So the curriculum should be same for all the states across India, right? So like, as we know that we'll in the coming period of time we'll discuss about national curriculum framework, which will be designed at the national level, right? And there are certain curriculum made by state governments which is followed in the states. Next, create possibilities for resolving self and social problems. Now, education in terms of democracy provides various solutions to various social problems and the self-related problems. Personal problems as well as social problems are also solved using the democratic education. Increasing level of values or morals. Levels और मॉरल्स मीन्स दे हैव ए, जैसे कि अलग अलग लोगों की जो सोच होती है, उनकी जो नैतिकताएं होती है, उनके जो मूल्य आधार होते हैं, उन सब चीज़ को क्या करना है, बदलना है. एजुकेशन फॉर ऑल पॉलिसी मैक्सिमाइज लिटरेसी मीन्स दे हैव टू क्या, मैक्सिमाइज द पॉलिसी और मैक्सिमाइज द लिटरेसी. क्लियर है, समझ पा रहे हैं सभी लोग. डेमोक्रेटिक स्कूल, इंक्लूसिव स्कूल, करिकुलम इज सेम फॉर ऑल, रिमूविंग सेल्फ एंड social problems, thinking values, maximize rights of individuals, welfare of others. Next, now we'll discuss about changes in education due to individual autonomy. Changes in education due to individual autonomy. Individual autonomy is an idea that is generally understood to refer to the capacity to be one's own person, to live one's own life or one's life according to reasons and motives that are taken as one's own and not the product of manipulative or distorting external forces. To be in this way independent. Now what does it mean? It means that कि everyone should have their own perspective, own reasons to live their life in their own way. It should not be manipulated by external forces. ठीक है. इंडिविजुअल ऑटोनॉमी का मतलब क्या है कि सभी लोगों अपने क्षमता के हिसाब से अपने काम और अपनी मोटिव खुद चूज कर सके और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उन्हें चेंज करने की कोशिश ना करें. सभी लोग अपनी अपनी मान्यताएं, अपनी अपनी जो सोच है और अपनी अपनी जो डिजायर्स हैं उसको वो पूरा कर सकते हैं. इसमें कोई भी एक्सटर्नल अथॉरिटी इंटरफेयर ना करे. ऐसा कहा गया है इंडिविजुअल ऑटोनॉमी में. इट प्लेस इन एजुकेशन पॉलिसी एंड थ्योरी ऑन सम व्यूज स्पेसिफाइंग द core goal of liberal education generally. The most autonomous individual that will the one which is not bound by any external constraints, his internal motivation being only component of to this decision making. अगर हम बात करें इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या होगा कि it plays
रोल इन एजुकेशन थ्योरी और पॉलिसी, जो एजुकेशन थ्योरी और पॉलिसीज बनाए जाते हैं, ठीक है, और जो लिबरल एजुकेशन है जिसका गोल है, ठीक है, तो जो ऑटोनोमस इंडिविजुअल है, ठीक है, वो लोग एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट से अफेक्टेड नहीं होंगे, वो इंटरनली मोटिवेटेड होंगे और अपने डिसीजंस खुद लेंगे और एक्सटर्नल मैनिपुलेशंस और डिस्टॉर्टिंग एक्सटर्नल फोर्सेस विल नॉट टेक प्लेस इन देयर इंडिविजुअल डिसीजंस। तो अगर किसी ने कोई पर्टिकुलर चीजें डिसाइड की है कि उन्हें क्या करना है, किस तरह से करना है, उनकी मान्यताएं क्या है, तो कोई भी उनके काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। और लिबरल एजुकेशन का मतलब वो अपनी एजुकेशन खुद अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, कोई भी उन्हें किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करेगा, कोई एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट्स नहीं होने चाहिए। क्लियर है? चलिए, नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स और वी कैन से चेंजेस दैट हैज came into existence, changes in education due to individual autonomy. First thing, power of decision making. इसके ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पावर ऑफ डिसीजंस का मतलब, डिसीजन मेकिंग का मतलब ये है कि आप अपने डिसीजंस खुद से ले सकते हो, कोई भी बाहर एक्सटर्नल फोर्स एंट्राइज नहीं करे, एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल डेविएशंस नहीं मिलेंगे। इंक्रीज सेल्फ स्टीम, पहली बात कि जो लोग वेल एजुकेटेड होंगे और जो खुद अपने डिसीजंस खुद से लेंगे उनका सेल्फ स्टीम भी बहुत हाई होगा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ ऑथोरिटी, सेल्फ ऑथोरिटी का मतलब ये है कि वो अपने डिसीजंस खुद लेंगे, वो अपनी ऑथोरिटीज खुद डिसाइड करेंगे, अपने प्लानिंग्स खुद करेंगे और अपने एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करके अपने करियर अपॉर्चुनिटीज और ऑब्जेक्ट्स को फुलफिल खुद से करेंगे। दूसरी नेक्स्ट है सेल्फ मोटिवेशन। पहली बात, वो सेल्फ मोटिवेटेड, क्योंकि वो डिसीजंस खुद अपने ले रहे हैं तो सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे, उनका गोल बहुत क्लियर होगा। ग्रोथ ऑफ कॉन्फिडेंस, जैसा कि मैंने बोला कि हर काम को करने में वो उनको इंटरेस्ट आएगा, इसीलिए वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होंगे कि उस काम को कंप्लीट कर लेंगे, वो अकेले या लोगों की अगर वो एक्सटर्नल हेल्प लेना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो किसी का हेल्प भी ले सकते हैं, दे आर इंडिपेंडेंट एनफ टू टेक एनीवन्स हेल्प। इंक्रीज मैच्योरिटी लेवल, दूसरी बात कि अगर हम बात करें ऑटोनॉमी की तो इसके अंदर मैच्योरिटी लेवल जो है बहुत हाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब जो एजुकेशन वो गेन करेंगे दैट विल बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, मीन्स कि they have decided of their own, they have a high self esteem, they have authority, self motivated, confident, matured, and this education is universally accepted. Next, increase in open education system. Most important thing कि the education should be made completely open, right? They can access it from any part of the world. Means there should not be any sort of interference or hindrance for a particular class or community. So they can get the knowledge from any source or any school, any college or any authorities, and they can take their decisions on the basis of their intelligence and their knowledge. I hope समझ में आ रही है सभी लोगों को। चलिए, तो जैसा कि देखा आपने सेक्शन ए के बारे में, चलिए आगे बात करते हैं सेक्शन बी के बारे में। So next is our wider choice of subject. Means they have a wider choice of subject that they can choose many subjects as per their choice. Okay, so let's move to the next part. Is understanding education in relation to equity, equality and social justice by Dr. B.R. Ambedkar. ठीक है, तो इसके अंदर क्या हमें बात करनी है कि जो इक्विटी है या इक्वालिटी है या सोशल जस्टिस जो बी आर अम्बेडकर जी ने बताया है वो हम डिस्कस करते हैं। चलिए, तो भीमराव रामजी अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1891 टू 6 दिसंबर 1956,
So 6 December 1956 was an Indian jurist. He was a jurist, judge basically. He was also an economist, social reformer and political leader who headed the committee drafted the Constitution of India from the Constituent Assembly debates, served as Law and Justice Minister of the first cabinet of Jawaharlal Nehru and inspired the Dalit Buddhist movement after renouncing Hinduism. Right. So basically we have discussed about the B.R. Ambedkar ji, that is 14th April 1891 to 6th December 1956. He was a judge, yes. He was also an economist, social reformer and political leader. And he was one of the head of the drafting committee of the Constitution of India, and under the cabinet of Jawaharlal Nehru he has served as the Law and Justice Minister, and he has also inspired the Dalit Buddhist movement. Right. So let's move to the next part. In 1927, Ambedkar had decided to launch active movements against untouchability. So in terms of education, right, we will discuss one by one. Now the first thing that comes under the picture is untouchability. He removed untouchability. Initially in India, there was a untouchability for the low caste people, but he removed the same. He began with public movements and marches to open up public drinking water. Then he started with the public drinking water resources. He also began a struggle for the right to enter with the Hindu temples. Initially the people were reluctant to enter the Hindu temples, but हाँ बाद में क्या किया उन्होंने, जो हिंदू टेम्पल्स में नहीं जाने का राइट्स दिया गया था उसको भी उन्होंने हटाया. He was appointed the chairman of the drafting committee of the Constitution of India for the future Republic of India. तो आगे का देश कैसा चलेगा, कैसा होएगा और कैसे वर्क होगा, इसके लिए इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया के लिए इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया. he was the head of the chairman. He was the head or the chairman. The constitution was adopted on 26th November 1949 by the Constituent Assembly. तो कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया था? 26 नवंबर 1949 को. सभी लोग हम लोग जानते हैं. तो जो हमारा मेजर पॉइंट्स इससे निकल कर आ रहा है वो एक था अनटीचेबिलिटी का, दूसरा ड्रिंकिंग वाटर का, तीसरा हिंदू टेम्पल्स जाने के लिए जो स्ट्रगल था वो हटाया इन्होंने. उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे, और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्राफ्ट हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था. चलिए आगे चलते हैं हम लोग. नेक्स्ट, as first law of minister in independent India, his visionary approach emanates from his thirst for just society, harmonized society and casteless society, for which he emphasized on get and give education, organization, struggle without struggle throughout life. He focused on unity, equality and fraternity. He focused on socio-economic democracy besides political democracy. जब वो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे तब उनका ध्यान था, वो ये चाहते थे कि एक ऐसा सोसाइटी हो जिसके अंदर कास्ट सिस्टम या कास्टलेस हो, जहाँ पे सभी लोग हार्मोनी और एक साथ रह सके, एजुकेशन सबके लिए इक्वल हो, ठीक है, और कोई स्ट्रगल ना करे एजुकेशन को पाने के लिए, और किसी भी लाइफ के किसी भी पार्ट्स में स्ट्रगल ना करे. वो चाहते थे कि सभी लोग यूनिटी रहे, इक्वालिटी रहे और फ्रेटर्निटी, भाईचारा बना रहे. ही फोकस्ड ऑन सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सोशल स्टेटस और इकोनॉमिक स्टेटस सभी का इक्वल हो, और वो चाहते थे कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी हो ताकि गवर्नमेंट के साथ ट्रांसपेरेंसी बनी रहे. तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इक्विटी. क्या है इक्विटी? जब हम बात करेंगे इक्विटी की, तो इक्विटी मीन्स जस्टिस अकॉर्डिंग टू नेचुरल लॉ और राइट स्पेसिफिकली, फ्रीडम फ्रॉम बायस और फेवरेटिज्म, समथिंग दैट इज इक्विटेबल. देखिएगा, इक्विटी एक इम्पॉर्टेंट टर्म इसलिए है क्योंकि कुछ जगह पर फेवरेटिज्म होता है, जैसे कि सेम कास्ट के लोग सेम कास्ट के लोगों को अब जॉब देते हैं, या सेम कास्ट के लोग जो स्कूल में रखते हैं वो उनके ही कास्ट के लोगों को, या फिर उनके रिलेटेड कास्ट के लोगों को, या अपर क्लास के लोग अपर क्लास के लोगों को ही क्या देते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं या एजुकेशन देते हैं. जबकि इसको हटाने के लिए बी आर अम्बेडकर जी ने
बहुत इंपॉर्टेंट प्ले किया और जो फेवरेटिज्म है उसको रिमूव करने की कोशिश की और सक्सेसफुल भी रहे। द सिचुएशन इन विच एवरीवन इज ट्रीटेड फेयरली अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड नो ग्रुप ऑफ पीपल इज गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि इसमें कोई पर्टिकुलर ग्रुप को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, सभी लोग एक जैसे हैं और सभी सारे ग्रुप एक है और सभी लोग को इक्वल बेनिफिट्स मिलने चाहिए। ये था इक्विटी जिसमें फेवरेटिज्म हटाने की बात हो रही है। नेक्स्ट है हमारा इक्वालिटी। इक्वालिटी मीन्स स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल। स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल मतलब हम सभी लोग समान हैं। इक्विटी का मतलब फेवरेटिज्म होता है या राइट्स के इक्वल राइट्स, लेकिन इक्वालिटी के अंदर हम बात करेंगे स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल, द राइट ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल टू हैव ए सिमिलर सोशल पोजीशन रिसीव द सेम ट्रीटमेंट। जो लोग अलग लोग हैं, अलग ग्रुप के आते हैं या अलग एथनिक ग्रुप्स के हैं, तो उनको सेम ट्रीटमेंट मिला जाए, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो या किसी भी कास्ट कैटेगरी के हो या अपर क्लास हो या लोअर क्लास हो। अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर, इक्विटी इज नॉट अबाउट ensuring that every individual has an equal opportunity to most of their lives and talent। इक्वालिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए ताकि वो जितने टैलेंटेड हैं उनको उतनी बेनिफिट मिले, इतना ही नहीं है। इसके अंदर उन्होंने ये बोला कि इट इज़ वन ऑफ द बिलीव दैट नो वन शुड हैव पुअर लाइफ चांसेस बिकॉज ऑफ द वे दे आर बॉर्न, वेयर दे कम फ्रॉम, व्हाट दे बिलीव और वाट एवर, और वेदर दे हैव अ डिसेबिलिटी। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि वो कोई बच्चा अगर गरीब पैदा हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा गरीब ही रहेगा, वो आगे चल करके अमीर हो सकता है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वो कहाँ से आता है, किस जगह से आता है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं कि वो क्या बिलीव करता है, और ये भी नहीं कि वो डिसेबल है, वो चल फिर नहीं सकता या देख नहीं सकता। सभी लोगों के लिए इक्वल राइट्स होने चाहिए। इक्वालिटी रिकॉग्नाइजेज दैट हिस्टोरिकली सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल विद प्रोटेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक रेस, डिसेबिलिटी, सेक्स एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन हैव एक्सपीरियंस्ड डिस्क्रिमिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके अंदर इन्होंने बताया कि चाहे किसी भी रेस के हो या वो डिसेबिलिटी हो या फिर मेल हो या फीमेल हो, कोई सी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस इज द व्यू दैट एवरीवन डिजर्व्स इक्वल इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। Social justice is the concept of fairness to all. Furthermore, it is believed that everyone should have equal rights and equal access to economic growth. इसके अंदर बताया गया कि इकोनॉमिकली, पॉलिटिकल और सोशल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज सबके लिए इक्वल है, और इसके अंदर ये बताया गया कि सारे फेयर होने चाहिए। और इन्होंने ये भी बताया कि सभी के लिए इक्वल राइट्स है, चाहे वो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से हो या फिर सोशल पर्सपेक्टिव से हो, सभी लोगों के लिए इक्वल राइट्स है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। चलिए आगे बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर, सोशल राइट्स और सोशल जस्टिस इज ए मीन्स टू क्रिएट एन आइडियल और ए जस्ट सोसाइटी। एक आइडियल सोसाइटी हो, इसीलिए सबके लिए सोशल जस्टिस क्या हो, सेम होना चाहिए। टू हिम जस्ट सोसाइटी इज ए कास्टलेस सोसाइटी based on the principles of social justice and a combination of three components: liberty, equality and fraternity। ये जो LEF कंसेप्ट है, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये तीन कंसेप्ट पे एक सोशल जस्टिस का प्रिंसिपल इंक्लूडेड है जिसके अंदर एक आइडियल सोसाइटी बनाई जा सकती है। अंबेडकर आइडियल सोसाइटी इज बेस्ड अपॉन टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। इसके अंदर दो फंडामेंटल प्रिंसिपल है। द फर्स्ट इज दैट the individual is an end in himself and that the aim and object of society is the growth of the individual and development of his personality। इसके अंदर इंडिविजुअल बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल अपने आप में कंप्लीट है, और इन्होंने ये भी बताया कि सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव और ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब उस इंडिविजुअल की ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप होती है और ओवरऑल डेवलपमेंट उसके पर्सनालिटी में आता है। सोसाइटी इज नॉट अबव द इंडिविजुअल एंड इफ द इंडिविजुअल has to subordinate himself to society, it is because such subordination is for betterment only to extent necessary। अब इसके अंदर इम्पॉर्टेंट क्या है कि सोसाइटी इंडिविजुअल से ऊपर नहीं है। हमें ये समझना होगा कि इंडिविजुअल जो है सोसाइटी का ही पार्ट है, ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि सोसाइटी का बेटरमेंट बनाने के लिए सबऑर्डिनेशन इज इम्पॉर्टेंट, और जब भी ज़रूरत पड़े सोसाइटी को तो इंडिविजुअल को सामने आना चाहिए और सोसाइटी में वो कंट्रीब्यूट कर सके। द सेकंड इसेंशियल इज दैट टर्म्स ऑफ एसोसिएटेड लाइफ बिटवीन मेंबर्स ऑफ सोसाइटी मस्ट बी रिगार्डेड बाय
कंसिडरेशन फाउंडेड ऑन लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। जैसा कि हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था कि हर मेंबर, सोसाइटी का हर मेंबर्स इस बात का ध्यान रहे कि सोशल जस्टिस इज इम्पॉर्टेंट एंड इट शुड बी बेस्ड ऑन लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। सभी लोगों के पास आज़ादी है, अपने काम अच्छे से कर सकते हैं, कोई इनके काम में हिंड्रेंस नहीं देंगे। इक्वालिटी मतलब सभी के पास इक्वल राइट्स है, और फ्रेटर्निटी का मतलब ब्रदरहुड। ब्रदरहुड का मतलब सभी लोग एक है इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर डिफरेंट रिलीजन्स। ठीक है। Now what are the constitutional provisions available for social justice, equality and equity? ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं हमारे पास। 6 फंडामेंटल राइट्स हमें पता होना चाहिए। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, हम इक्वालिटी है, हम कहीं भी जा सकते हैं, सभी लोगों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है। राइट टू फ्रीडम, हम किसी इंडिपेंडेंट है विद इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगर कोई हमारे खिलाफ कोई गलत करता है, हमारे साथ बुरा करता है, तो हमारे पास राइट्स है कि हम उनका कंप्लेन कर सकें। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, किसी भी धर्म को हम अपना सकते हैं, किसी भी भगवान को मस्जिद मंदिर जा सकते हैं और हमें कोई रोक नहीं सकता है। कल्चरल एजुकेशनल राइट्स, सभी के पास एजुकेशनल राइट्स है। एजुकेशनल राइट्स का मतलब ये है कंपलसरी एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये इसके राइट्स प्रोवाइड कराती है। और कल्चरल राइट्स है ताकि वो किसी भी रिलीजन, किसी भी कल्चर, किसी भी फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग जितने भी राइट्स दिए गए हैं और जितनी भी चीज़ें दी गई है वो उनका क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, right to freedom of religion, educational rights and constitutional remedies, right? So right to education, equality, so right to education is a part, but we have to understand these 6 fundamental rights are important. Right to freedom is there, right against exploitation, religious and cultural and educational rights, right to freedom of religion, educational rights and constitutional remedies. So these are the 6 fundamental rights which are mentioned in the Constitution of India, right? So these were the part provisions was discussed under the B.R. Ambedkar social justice, equality and equity. Okay, so now the next section is section C, right? So in this case we need to discuss about interrelationship of education with reference to nationalism. Now what is that, how the education is related with or referred to as nationalism, right? तो एजुकेशन का रिलेशनशिप नेशनलिज्म के साथ कैसे, राष्ट्रवाद के साथ कैसे, ये बात बताया हमारे को जिड्डू कृष्णमूर्ति ने। जिड्डू कृष्णमूर्ति, और उन्होंने सेक्युलरिज्म के बारे में भी हम बात करेंगे आगे चल के, टैगोर, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बात करेंगे। तो अभी हम चलिए स्टार्ट करते हैं जिड्डू कृष्णमूर्ति के बारे में समझना। 11 मई 1895 टू 17 फरवरी 1986, तो 95 to 86 approximately 91 years, that's a great part, right? 91 years was a philosopher, speaker and writer, and was a good philosopher and speaker and writer. Okay, Krishnamurti was born in, he was a philosopher, writer and a good speaker, very good speaker, right? I have listened to some of the videos. Okay, so Krishnamurti was born in South India, what is now the modern day of Madnapalli of आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है मदनापल्ली, वहाँ से इनका जन्म हुआ था। He wrote many books, among them the first and last freedom, the only revolution, the Krishnamurti's notebook, right? तो इन्होंने कुछ लिखा था, फर्स्ट और लास्ट फ्रीडम, बहुत पॉपुलर बुक रहा है ये। द ओनली रिवॉल्यूशन, द ओनली रिवॉल्यूशन, just remember all these names, right? The first and last freedom, the only revolution and Krishnamurti's notebook. Krishnamurti founded 5 schools in India, one in England, Brookwood Park School,
एंड वन इन कैलिफोर्निया ओक ग्रोव स्कूल। तो इन्होंने क्या है 5 स्कूल्स बनाए, 5 स्कूल्स इन्होंने इस्टेब्लिश किए। इंडिया में किया उन्होंने, एक इंग्लैंड में किया जिसका नाम उन्होंने ब्रॉकवुड पार्क स्कूल रखा, और एक कैलिफोर्निया में उन्होंने बनाया ओक ग्रोव स्कूल। आप देख रहे हैं कि स्कूल एजुकेशन इंडस्ट्री में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। 5 टोटल 7 स्कूल हम जैसा कि देख पा रहे हैं। चलिए, नेशनलिज्म ऑलवेज प्रोड्यूसेस वॉर। हमें पता है कि राष्ट्रवाद जो है हमेशा वॉर, जंग उत्पन्न करता है। एंड द प्रॉब्लम इज नॉट टू बी सॉल्व्ड by bringing about further nationalism, which is only an avoidance of the fact and an extension of the same poison, but by being free of nationalism, of the sense of belonging to a particular group or a particular class of society। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि नेशनलिज्म से तो एक बात तो क्लियर, राष्ट्रवाद, हम भारतीय हैं, हम अमेरिकन हैं, हम किसी जगह पे हैं, तो ये राष्ट्रवाद की जो भावना है जंग उत्पन्न करती है, ये बात सच है, ठीक है। लेकिन एक बात यह है कि अगर इसे हमें ख़त्म करना है तो इसको हम लोग राष्ट्रवाद तरीके से ही ख़त्म नहीं कर सकते, जबकि उसके लिए जैसा कि हम देखते हैं कि अलग पार्टिकुलर ग्रुप के लोग, अलग सोसाइटी के लोग अलग अलग अपने बारे में बताते हैं। तो इसे हमें ख़त्म करना है तो हमें एजुकेशन का यूज़ करना पड़ेगा। अब वो क्या चीज़ है हम आगे चल के बात करते हैं, ठीक है। देखिएगा, तो हमें क्या करना है कि वी हैव टू ट्राई टू बी फ्री ऑफ नेशनलिज्म ऑन द सेंस ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप, कि वो पर्टिकुलर ग्रुप से है इसीलिए वो अच्छे हैं या अच्छे नहीं है, ये बात से हमें फ्री करना पड़ेगा अपने आप को। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेशनलिज्म द पैट्रियोटिक स्पिरिट, राष्ट्रवाद, ये बहुत अच्छी बात है, देशभक्ति बहुत अच्छी बात होती है। क्लास एंड रेस कॉन्शियसनेस, कौन से क्लास से आते हैं, कौन से रेस के लोग हैं, जैसे एशियन है, यूरोपियन है, अफ्रीकन है, तो अलग अलग क्लास और रेस के लोग होते हैं। एंड आर ऑलवेज वेज ऑफ द सेल्फ एंड देयर आर एंड देयरफॉर सेपरेटिंग। अब जस्ट बिकॉज वो अलग अलग रेस से आते हैं इसलिए वो अलग भी है, ये बात सच है। और इसी से राष्ट्र का जो देशभक्ति का स्पिरिट है वो चीज़ आता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि हम सभी लोग, इन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी थी और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी, वी आर नॉट अमेरिकन्स, वी आर नॉट यूरोपियंस, वी आर नॉट इंडियंस, वी आर ह्यूमन बींग्स। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने बताया कि पहले हम लोग इंसान हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आफ्टर ऑल व्हाट इज ए नेशन बट इट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग टुगेदर फॉर इकोनॉमिक एंड सेल्फ प्रोटेक्टिव रीजन्स। राष्ट्र क्या है, जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ करते हैं और साथ में एक दूसरे का हेल्प करते हैं और खुद को बचाते हैं, ठीक है। आउट of fear and acquisitive self-defense arises idea of my country with its boundary and tariff walls rendering brotherhood and the unity of man impossible। that is कि अब सवाल ये है कि हमारे पास सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हमारे मन में जो ये भावना आती है हमारा देश, मेरा देश और मेरा देश, सिर्फ और सिर्फ मेरा देश, तो ये जो सिर्फ माई कंट्री का जो ये पॉइंट है, ये स्लोगन है, ये जो आइडिया है और जो दो बाउंड्रीज के बीच में अलग अलग करता है, ठीक है, तो ये यूनिटी को कभी कभी हिंडर करता है। जबकि होना क्या चाहिए कि हम लोग एक ब्रदरहुड, एक भाईचारा और यूनिटी बना के रखें। लेकिन ये जो माई कंट्री का कंसेप्ट है ना, इससे ये चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती है कि मेरा कंट्री, मेरा कंट्री, मेरा कंट्री, मेरा कंट्री ही ये है, मेरा कंट्री ही वो है, मेरा ही कंट्री सब कुछ अच्छा है। तो ये जो माई कंट्री है ना, इसके वजह से भाईचारा होना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो उन्होंने बोला क्या कि कैसे इस चीज़ को टैकल करें। आइडेंटिफिकेशन एज ए साइन ऑफ इनवर्ड प्रिवर्टी। अब देखते हैं कि इसके क्या क्या रिजल्ट्स आए हैं, राष्ट्रवाद के वजह से क्या क्या चीज़ें आती है। दूसरी बात, नेशनलिज्म क्रिएट्स डिविजन्स, ठीक है, मैं भारत से हूँ, मैं अमेरिका से हूँ, मैं यूरोप से, मतलब किसी, तो ये जो है ना डिवीज़न क्रिएट करता है लोगों के बीच में। जबकि हम लोग सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन बींग्स हैं। नेशनलिज्म रिलीजन सब्सटीट्यूशन, जैसा कि हम जानते हैं रिलीजन सब्सटीट्यूशन के अंदर भी क्या होता है, अलग अलग कम्युनिटीज़ होते हैं, अलग अलग रिलीजन के होते हैं, हिंदू
रिलीजन हो गया, इस्लाम रिलीजन हो गया, है ना, क्रिश्चियन रिलीजन हो गया, बुद्धिज़्म हो गया, जैनिज़्म हो गया, ये सारी चीज़ें भी एक तरह से एक राष्ट्रवाद को उत्पन्न करती है। नेशनलिज्म प्रोड्यूसेस वॉर एंड दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि इसके वजह से ही वॉर होता है। सेपरेशन स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, ये जो अलग अलग भावनाएं हैं, जो स्पिरिट है, ये भी नेशनलिज्म को बढ़ावा देता है। अब सवाल ये है कि इन चीज़ों को एजुकेशनल एम्स का रूप कैसे दिया गया है। देखते हैं, कृष्णमूर्ति एनुमरेटेड द फॉलोइंग एज हिज एजुकेशनल एम्स। तो उन्होंने कैसे इसको एजुकेशनल एम दिया, यानी जो एजुकेशन से रिलेटेड है, इसके बारे में उन्होंने क्या कहा। पहली बात, इन्होंने ग्लोबल आउटलुक देखा, ए विजन ऑफ द होल एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पार्ट, देयर शुड नेवर बी ए सेक्टेरियन आउटलुक बट ऑलवेज ए हॉलिस्टिक आउटलुक फ्री फ्रॉम ऑल प्रेजुडाइस। देखिएगा, देखिए एक बहुत अच्छी पॉइंट इन्होंने कही है कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं और हमारा एक नज़रिया होता है, तो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से नहीं देखना चाहिए, जबकि एक हॉलिस्टिक आउटलुक होना चाहिए सबके पर्सपेक्टिव से। यानी जो लोग सभी लोग मानते हैं, जो सभी लोग समझते हैं और जो सभी लोग सच मानते हैं, हमारा पर्सपेक्टिव भी एक कॉमन होना चाहिए, जिससे कि हमारा सोच और पूरी दुनिया की सोच एक कॉमन हो सके, जिससे कि हमारा एक ग्लोबल सिटीजन हम बन सके। आगे चलते हैं, कंसर्न फॉर द मैन एंड द इन्वायरमेंट, ह्यूमैनिटी इज अ पार्ट ऑफ नेचर एंड इफ नेचर इज नॉट केयर एट ऑल इट विल बूमरैंग ऑन मैन। देखिए एक बात तो क्लियर है कि कृष्णमूर्ति जी ने बहुत इन्वायरमेंट पे जोर दिया है कि अगर हम इंसान जो है प्रकृति के एक पार्ट है, ह्यूमैनिटी इज अ पार्ट ऑफ नेचर, अगर हम प्रकृति का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये पूरी तरह से हमें अपोजिट और उसका गलत असर हमें को देखने को मिलेगा। ठीक है, ओनली द राइट एजुकेशन and deep affection between people everywhere it will resolve many problems including the environmental challenges। अगर हमारे पास करेक्ट एजुकेशन है, अच्छा एजुकेशन है, तो उससे क्या होगा कि जो भी एनवायरमेंटल चैलेंजेस होते हैं, चाहे वो फ्लड हो या ड्रॉट हो या कोई भी तरह का डिफ़िकल्टीज हो, ठीक है, या जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, उससे हम बच पाएंगे। तो इसके लिए राइट एजुकेशन होना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलीजियस स्पिरिट which includes the scientific temper, the religious mind is alone not lonely, it is a common union with people and nature। देखिए अगर हम बात करें रिलीजियस स्पिरिट का, तो ये साइंटिफिक टेम्पर से रिलेटेड है, मतलब कि हमारा माइंड सिर्फ रिलीजियस हो ये अच्छी बात नहीं है। हम अकेले नहीं है कि जो हम सिर्फ और सिर्फ एक धर्म के बारे में सोचते हैं जो हम हैं, ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस बात पर अड़िग रहते हैं कि हमारा ही धर्म अच्छा है, लेकिन मामला ये है कि एक साइंटिफिक टेम्पर और एक रिलीजियस स्पिरिट को उत्पन्न करता है। लेकिन हमें एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि वी आर ह्यूमन बीइंग्स एंड वी शुड एक्सचेंज आवर थॉट्स and have a common understanding between all of us. Educating the person within whole as part of society, humanity and nature। देखिए अगर हम एजुकेट कर रहे हैं तो हमें सभी लोगों को एजुकेट करना है, पूरे सोसाइटी को करना है, किसी एक पर्टिकुलर रेस को, किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी के लोग को छोड़ना नहीं है, और हमें इन्वायरमेंट का भी नॉलेज होना चाहिए। एजुकेशन शुड हेल्प वन टू फील फ्रीडम ऑफ माइंड एंड फियरलेसनेस। देखिए एजुकेशन जो है, हम लोगों के अंदर जो भी निगेटिव थॉट्स आते हैं या जो डर होता है वो चीज़ें नहीं आए, इसलिए हमें वेल एजुकेटेड होना है ताकि हमें मैक्सिमम करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके और हम अपना एजुकेशन का यूज़ करके और जो नॉलेज का यूज़ करके हम एक बेटर सिटीजन बन सके और एक ग्लोबल सिटीजन बन सके, इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन विच वी कम फ्रॉम, द इरिस्पेक्टिव ऑफ the caste, irrespective of the class, irrespective of the race which we come from, and we should try to become a global citizen and help each other whenever we need। So this was the part। तो
हमने बात कर लिया। अब हम बात करेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर की जी के बारे में, ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में हम जो इम्पोर्टेंट बात करेंगे वो है सेकुलरिज्म। क्या है? सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म के बारे में हम बात करेंगे। इसका मतलब है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का हम बात करेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसके बारे में डिटेल में बताया है। जरा समझते हैं इसके बारे में क्या है। रविन्द्रनाथ टैगोर 7 मई 1861 टू 7 अगस्त 1941। देखिए 7 तारीख को इनका जन्म हुआ था और 7 तारीख को ही इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन मई में जन्म हुआ था, मृत्यु अगस्त महीने में हुई। 1861 में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु इनको 1941 हुई, यानी आज़ादी के 6 साल पहले इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 61 और यहाँ पे है 41, तो यहाँ पे 40 + 40 80 ईयर्स, अप्रॉक्सीमेटली 80 साल के थे ये जब इनकी मृत्यु हुई। ही वॉज ए बंगाली पॉलीमैथ हु वर्कड एज ए पोइट, राइटर, प्ले राइट, कंपोजर, फिलोसोफर, सोशल रिफॉर्मर एंड पेंटर। देखिए मैं आपको बता दूं कि रविन्द्रनाथ टैगोर एक बहुत ही एजुकेटेड और इम्पॉर्टेंट पर्सन रहे हमारे देश के लिए। एक पोइट थे वो, एक राइटर भी थे, प्ले राइट वो राइटर भी थे, कंपोजर, फिलोसोफर रहे, सोशल रिफॉर्मर भी रहे और एक पेंटर भी थे, ठीक है। ही reshaped बंगाली लिटरेचर एंड म्यूजिक एज वेल एज एन इंडियन आर्ट विद कॉन्टेक्चुअल मॉडर्निज्म इन द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरीज। इन्होंने क्या किया कि बंगाली लिटरेचर जो था और जो म्यूजिक था, जो इंडियन आर्ट था, उनको मॉडर्नाइज किया 19th और 20th सेंचुरी में। ऑथर ऑफ द प्रोफाउंडली सेंसिटिव, फ्रेश एंड ब्यूटीफुल, इन्होंने कुछ बुक्स भी लिखा, चूँकि एक राइटर भी थे। तो प्रोफाउंडली सेंसिटिव और फ्रेश एंड ब्यूटीफुल एक पोइट्री है ऑफ गीतांजलि, ठीक है। ही बिकेम इन 1913 द फर्स्ट नॉन यूरोपियन एंड द फर्स्ट लिटरेचर टू वन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। देखिए ये बहुत कम देखने को मिला है कि नोबेल प्राइज़ मिल पाया है, लेकिन द फर्स्ट इंसान ये रहे, एक नॉन यूरोपियन रहे। जनरली जो नोबेल प्राइज़ होता था वो यूरोपियन लोगों को ही मिलता था, लेकिन ये पहले लिरिसिस्ट रहे और राइटर रहे जिन्होंने लिटरेचर में क्या प्राप्त किया? नोबेल प्राइज़। आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। सेकुलरिज्म इज ए सिस्टम ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड एजुकेशन वाइल रिलीजन इज नॉट अलाउड टू प्ले पार्ट इन सिविल अफेयर्स। देखिएगा बहुत अच्छा पॉइंट है। सेकुलरिज्म जो है एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जहाँ पे सभी लोग स्टडी करते हैं, एजुकेट होते हैं और उसमें रिलीजन का कोई रोल नहीं है। जब बात एजुकेशन की हो तो रिलीजन मैटर नहीं करता है, ठीक है। सेकुलरिज्म इज प्रिंसिपल बेस्ड इन सेकुलर ह्यूमनिज्म दैट सीक्स टू कंडक्ट ह्यूमन अफेयर्स बेस्ड ऑन सेकुलर नेचुरलिस्टिक कंसिडरेशंस। देखिए अगर हम बात करें इसके अंदर तो सेकुलर ह्यूमनिज्म मतलब ये है कि इसमें कोई भी धर्म निरपेक्ष नहीं है, सभी लोग एक साथ हैं और सभी लोग एक दूसरे का हेल्प करके ऑन ह्यूमन अफेयर्स सभी लोग एक दूसरे का काम करेंगे और उनका नेचुरल इंटरेस्ट के साथ करेंगे और वो नेचुरली ये कंसिडर किया जाएगा कि वो सभी लोग एक हैं। इट इज़ मोस्ट commonly defined as a separation of religion from civil affairs and the state। देखिए रिलीजन को इन्होंने स्टार्टिंग से ही कर रखा है कि जो सिविल अफेयर्स हैं और जो स्टेट है उनका रिलीजन से कोई कंसर्न नहीं है। रिलीजन को उन्होंने हमेशा जो वर्क है, जो सोशल वर्क है या सिविक अफेयर्स है या कोई भी काम है, उसको रिलीजन को अलग रखा है, सभी लोग मिलकर साथ में करें, ये भी इनका आइडिया रहा है। मे बी ब्रॉडन टू हिज सिमिलर पोजीशन कंसिडरिंग द नीड टू रिमूव और टू मिनिमाइज द रोल ऑफ रिलीजन इन एनी पब्लिक स्पेयर। उन्होंने ये बताया कि रिलीजन का पब्लिक अफेयर्स में कोई रोल नहीं है, ठीक है। कौन किस धर्म से आता है इससे पब्लिक अफेयर्स से कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। जो पब्लिक स्पेयर है या जो वर्क है वो सभी लोग एक साथ करें, वो इम्पोर्टेंट है। चलो जरा ध्यान से समझते हैं हम लोग टैगोर्स व्यू ऑन सेकुलरिज्म। टैगोर्स व्यू ऑन सेकुलरिज्म क्या है, जरा ध्यान से देखेंगे। टैगोर्स रिलीजन बेस्ड ऑन द डिवाइनाइजेशन ऑफ मैन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ गॉड। देखिए उन्होंने कहा है कि जो मैन इज डिवाइन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ गॉड, ठीक है। अगर हम बात करें तो एवरी मैन इज डिवाइन
and next thing is that those who is human, right? And God was also a human. So the thing is that the ideas and the principles must be followed accordingly. While explaining the meaning of humanization of God, he said humanization of God does not merely mean that God is God of humanity, है ना. इसका मतलब ये नहीं कि गॉड ह्यूमैनिटी के गॉड है, मतलब भगवान जो है ह्यूमैनिटी के गॉड है, बट इट ऑल्सो मीन्स दैट गॉड इज इन एवरी ह्यूमन बीइंग. इन्होंने ये नहीं कहा कि पर्टिकुलर गॉड को आप फॉलो करें, इसका मतलब ये है कि हर इंसान के अंदर भगवान है. ठीक है, इन्होंने ये बात कही. ये सेकुलरिज्म का इनका कंसर्न ये था कि यू शुड नॉट ऑलवेज कंसिडर वन पर्सन एज ए गॉड और वन एज ए गॉड, बट God is there available in every human being. According to, it's very important line, very very important line. According to Tagore, the essence of religion is humanity. It is the human aspect विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ रिलीजन. ये ह्यूमन एस्पेक्ट है जो रिलीजन का बेसिस बनता है, और ह्यूमन पे ही ये डिपेंड करता है, हम इंसान पर ही डिपेंड करता है. टैगोर बिलीव दैट ह्यूमैनिटी एंड डिविनिटी डू नॉट बिलोंग टू टू डिफरेंट ऑर्डर्स. देखिए डिवाइनिटी और बोलते हैं ना गॉड इज डिवाइन, राइट, बट इन्होंने कहा कि ये दो अलग अलग चीज़ नहीं है. अगर आप ध्यान से देखें तो वो दोनों एक ही कॉइन के दो अपोजिट साइड्स हैं. ठीक है, तो ह्यूमैनिटी एंड डिविनिटी गोज टुगेदर, राइट. द एम ऑफ रिलीजन इज टू अवेकन द एलिमेंट ऑफ डिविनिटी दैट लाई लेटेंट इन मैन. देखिए, अगर हम बात करें रिलीजन का मतलब ये है कि अंदर की जो डिविनिटी है ना, डिवाइन रोल जो है, ठीक है, वो चीज़ हमारे अंदर ही है. ठीक है, टू टैगोर रिलीजन शुड ऑलवेज बी ए यूनाइटिंग फोर्स, नॉट ए डिवाइडिंग फोर्स. देखिएगा, उन्होंने रिलीजन के बारे में कहा है कि रिलीजन जो है लोगों को एक साथ लाना चाहती है, डिवाइड नहीं करना चाहती. क्या करना चाहती है? एक साथ लाना चाहते, डिवाइड नहीं करना चाहते. ठीक है, डिवाइड नहीं करता है, एक साथ लाता है. ट्रू रिलीजन इज दैट विच एक्सेप्ट द यूनिटी ऑफ ऑल पीपल इंस्टेड ऑफ डिफरेंसेस इन रिलीजियस फेथ्स. बहुत बढ़िया बात बोली है इन्होंने कि अगर ट्रू रिलीजन उसे कहते हैं जिसमें कि रिलीजियस फेथ, किसी को कोई भगवान पसंद है और किसी को कोई देवता पसंद है, या फिर किसी को अल्लाह पसंद है, या किसी को लॉर्ड जीसस पसंद है. उनको रिलीजियस फेथ क्या है, इररिस्पेक्टिव कि उनका ट्रू रिलीजन ये है कि वो सभी लोग साथ में रहें. ट्रू रिलीजन इज इनर डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल दैट मेक्स ए मैन टू राइज अबव हिज सोसाइटी, कंट्री एंड सेक्टर और सेक्ट. इट मीन्स दैट कि देखिए, एक बात यह है कि जो इनर डेवलपमेंट जो किसी का होता है, इसका मतलब ये है कि सोसाइटी का अपब्रिंगिंग हो, सोसाइटी डेवलप हो, कंट्री डेवलप हो, और उनका पूरी की पूरी कम्युनिटी डेवलप हो, या पूरा का पूरा सोसाइटी एज ए होल, कंट्री एज ए होल, वर्ल्ड एज ए होल डेवलप हो. ट्रू रिलीजन इज द रियलाइजेशन ऑफ वन ओन नेचर. देखिए, अगर हम अपने ट्रू रिलीजन का मतलब ये है कि हम अपने अंदर जो बदलाव ला सकते हैं वही सच है. अगर हम अपने अंदर होने वाले भावनाओं को समझ सकें और उसे रियलाइज करें तो उसे ही हम ट्रू रिलीजन कहते हैं. Tagore never believed in any religious institution and religious practices, whether it is Hinduism, Islam और Christianity. देखिए, ठीक, एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है और बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो कभी बिलीव नहीं करते थे रिलीजियस प्रैक्टिसेस में कि कोई हिंदू है, इस्लाम है या क्रिश्चियन है. Tagore believed that organized religions दैट एक्ट्स एज ए बैरियर टू कम्युनल हार्मनी. अगर वो रिलीजन को हम ऑर्गेनाइज कर देंगे कि ये हिंदू धर्म के लोग हैं, ये इस्लाम धर्म के लोग हैं, तो ये कम्युनल हार्मोनी के लिए बैरियर हो जाएगा. लोग के बीच में डिफरेंसेस आने लगेंगे, लोगों की यूनिटी कम होने लगेगी और ओवरऑल सोसाइटी का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा. अकॉर्डिंग टू टैगोर, रिलीजन इज द रिलीजियस रियलाइजेशन ऑफ मैन्स ट्रू नेचर. तो इंसान का जो रियल नेचर है ना, वही है उसका रिलीजन. ये बहुत अच्छी बात कही है कि भगवान को आप मानते हैं, ये बात आप किसी भी भगवान को, किसी भी रिलीजन को मानते हैं, ये एक बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप का जो रियल नेचर है, जो आप अच्छे इंसान हैं, आपकी इंसानियत ही आपका धर्म है.
तो इंसान अच्छा होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हेयर टैगोर टॉक्स अबाउट डिफरेंट ways of self realization, realization through love, through action and realization through beauty of nature lead to the realization of the infinite। देखिए इन्होंने एक बात, बहुत अच्छी बात कही है कि हम अपने अंदर सेल्फ रियलाइजेशन ला सकते हैं। वो हम प्यार की वजह से ला सकते हैं, हम अपने एक्शंस की वजह से ला सकते हैं, हमारा जो नेचर है और जो इन्वायरमेंट का नेचर है उसके वजह से ला सकते हैं, और हम अपने आप को इनफाइनाइट तरीके से रियलाइज़ कर सकते हैं। अच्छा इंसान बनना, अच्छा काम करना और एक दूसरे का मदद करना ताकि सोसाइटी आगे बढ़ सके, कंट्री आगे बढ़ सके, यही सेकुलरिज्म है, ना केवल कि एक रिलीजियस फेथ को माने वो सेकुलरिज्म। So now we discuss about aims of education. If we'll talk about aims of education according to Tagore is self-realization, very important। हाँ, देखिए सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब ये है कि what is education importance? You need to realize yourself that what are you, what you want to become, and how you will become। रविन्द्रनाथ टैगोर इन शांति निकेतन में उन्होंने ये बातें बताई थी कि द एम्स ऑफ एजुकेशन शुड बी सेल्फ रियलाइजेशन। स्पिरिचुअलिज्म इज द एसेंस ऑफ ह्यूमनिज्म। दिस कंसेप्ट हैज बीन रिफ्लेक्टेड इन टैगोर्स एजुकेशनल फिलॉसफी। सेल्फ रियलाइजेशन इज एन इम्पॉर्टेंट एम ऑफ education। So if you want to know what is the aim of education according to Tagore, so it is Tagore is self realization। Manifestation of personality depends upon the self realization and spiritual knowledge of individual। spiritual knowledge, जिनके पास spiritual knowledge होता है, they have a very good personality, right? And the most important, self-realization is one of the part in which spiritualism plays a very important essence of humanism। Next is intellectual development, very important। Intellectual development means Tagore also greatly emphasized the intellectual development of the child। By intellectual development he means development of imagination, creative free thinking, constant curiosity and alertness of the mind। Child should be free to adopt his own way learning, which will lead to all round development। Means he has said that the intellectual development should be there in the child, and that refers to the imagination, to what extent he can imagine the things around। He should have a creative free thinking, right? He should have a creative thinking, right? He should be independent to think। He should be very curious about knowing new things, and his mind should be always be alert, right? So he should adopt any way that he wants to do the learning process। Physical development, of course, right? But Tagore's educational philosophy aims at physical development of the child। He gave much importance to sound and healthy physics, right? He said that a healthy mind or healthy body, right, has always a sound mind। So he has given importance to different type of exercises, yogas, games and sports prescribed in Shanti Niketan as an integral part of the education system। So yoga, games, sports are important part of education, right, or overall development। Love for humanity, Tagore held that entire universe is one family। As I said, that as a global citizen, education can teach people to realize oneness of the globe, right? When we talk about education, considering English as a language is a common language spoken all over the world, right? So it brings the differences, it helps to communicate with each other any part of the world। So it reduces the differences। So considering a language can reduce the differences, overall education can do the needful। Education for international understanding and universal brotherhood is another aim of this educational philosophy। He also says that universal brotherhood is very important aim, right, for educational philosophy। The feeling of oneness is very important, can be developed through concepts like
fatherhood of God and brotherhood of man across all creatures are equal on this earth. He has said very important that all creatures are equal on this earth. It should be like a global structure and it should be like feeling of oneness, that हम लोग साथ में हैं, हम सभी लोग एक हैं, सभी लोग एक साथ भाईचारे की तरह, ठीक है। भगवान को हमने एक कॉमन भगवान माना, ठीक है। फादरहुड ऑफ गॉड, दे आर लाइक मेंटर्स टू अस, यस, वी हैव स्पिरिचुअल concepts, and important thing is that we should have a love for humanity. We should feel that we are the part of a same family as a global citizen of a global family. He said establishment of relationship between man and God. इन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि हमारे और भगवान के बीच में एक रिलेशनशिप तो है. Man bears the diverse qualities and potentials offered by God. भगवान ने बहुत सारे क्वालिटीज दिए हैं जो हमारे अंदर हैं और हमारे अंदर वो पोटेंशियल भगवान ने दे रखे हैं कि हम कोई भी काम को आसानी से मेहनत के साथ कर सकें. These qualities are inborn and innate. ये सभी के साथ है, सबके अंदर है और सभी को ये चीजें मिलती है, ठीक है. नेक्स्ट, द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड गॉड इज स्ट्रॉन्ग एंड परमानेंट. भगवान के बीच में और हमारे बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है और परमानेंट है, वो हमेशा रहता है. However, the dedication to spiritualism and sacredness will lead to the harmonious relation between man, nature and God. अगर हम इस चीज को spiritualism से जोड़ देंगे और sacredness will help definitely, तो ये चीजें हमारे बीच में, भगवान के बीच में और प्रकृति के बीच में एक सामंजस्य और रिलेशन और बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बना करके देखने को मिलेगा हमें. सो इट शुड बी लाइक वी शुड हैव ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड गॉड. नेक्स्ट इज, सो नेक्स्ट कंसेप्ट इज फ्रीडम. सो नेक्स्ट कंसेप्ट इज फ्रीडम. तो एजुकेशनल एम ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, फ्रीडम इज considered as an integral aspect of human development. Education is a man-making process. It explores the innate power exists within the man. इसके अंदर इन्होंने कहा है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए ना फ्रीडम होना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. एजुकेशन एक मैन मेकिंग प्रोसेस है. यस, इफ यू वांट टू मेक ए मैन वेल एजुकेटेड, सो एजुकेशन इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट, राइट. तो इसके अंदर हमें ये भी इम्पॉर्टेंट है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड द इनर पावर विद इन अस, right. It is not an imposition, rather a liberal process that provides utmost freedom to the individual for all his all round development. इसका मतलब ये नहीं कि एक imposition नहीं है, ये compulsory नहीं है. बेसिकली एक liberal process होना चाहिए जिसमें कि एक particular individual का all round क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके. He says education has leaning only when it is imparted through the path of freedom. एजुकेशन तभी पॉसिबल है जब आप थोड़ी सी क्या करें, फ्रीडम दे स्टूडेंट को या फ्रीडम दे लोगों को कि वो अपने पसंद का नॉलेज एजुकेशन सिस्टम पसंद कर सके, सब्जेक्ट चूज कर सके. कोरिलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट इज कोरिलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट. कोरिलेशन एग्जिस्ट विद गॉड, मैन एंड नेचर. यह हमने जस्ट देखा था कि भगवान के बीच में, प्रकृति के बीच में और हमारे बीच में कोरिलेशन है. ए पीसफुल वर्ल्ड इज ऑलवेज पॉसिबल व्हेन कोरिलेशन बिटवीन मैन एंड नेचर विल एस्टैब्लिश्ड. हमारे और प्रकृति के बीच में अगर अच्छी पीसफुल वर्ल्ड बन गया तो समझ लीजिए कि हमारा जो पर्पस है वो सॉल्व हो गया. मतलब in man the correlation between man and nature must be established. Mother tongue as a medium of instruction. Language is the true vehicle of self expression. जैसे कि लैंग्वेज एक ऐसा तरीका है, एक व्हीकल है, एक गाड़ी है जिससे हम लोग अपनी बातों को दूसरे के सामने रख सकते हैं. मैन कैन फ्रीली एक्सप्रेस हिज थॉट इन हिज मदर टंग. अपनी बातों को रखने के लिए वो मदर टंग का यूज करता है. टैगोर हैज एम्फसाइज्ड मदर टंग इज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द चाइल्ड्स एजुकेशन. जो बच्चों का एजुकेशन है वो मदर टंग में होना चाहिए ताकि बच्चे उसको सही तरीके से क्या कर सके, समझ सके, तो कंसेप्ट को अच्छे से समझ सके. मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट. टैगोर एम्फसाइज्ड मोरल एंड स्पिरिचुअल ट्रेनिंग इन हिज एजुकेशनल थॉट. एजुकेशन के मामले में और एजुकेशन की सोच के बारे में उन्होंने कहा कि जो मोरल
नैतिक और जो कारणे हैं या जो नैतिक ट्रेनिंग दी जाती है और जो स्पिरिचुअल ट्रेनिंग दी जाती है वो इम्पॉर्टेंट है किसी भी स्टूडेंट के लिए. मोरल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड बुकिश नॉलेज फॉर एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ या इंटीग्रल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी. देखिए मोरल और स्पिरिचुअल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओवरऑल ह्यूमन के पर्सनैलिटी के लिए. बुकिश नॉलेज से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये कि किताबों में पढ़ा है सिर्फ किताबी नॉलेज से नहीं होगा, आपके पास नैतिक शिक्षा भी होनी चाहिए, ठीक है. चलिए, देयर मस्ट बी एन adequate provision for the development of selfless activities, cooperation and love, fellow feeling and sharing among the students in educational institutions. इन्होंने ये बताया कि हमारे बीच में हमारे पास सेल्फलेस एक्टिविटीज़ होना चाहिए जिसमें कि कुछ काम हम सोसाइटी के लिए करें, दूसरे को कोऑपरेशन होना चाहिए और हमारे बीच में प्यार बना रहना चाहिए और हम अपने नॉलेज को, अपने एजुकेशन को लोगों के साथ शेयर करें. ये भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए. चलिए आगे बात करते हैं हम लोग सोशल डेवलपमेंट. द लास्ट वन इज द सोशल डेवलपमेंट, द 10th वन. सोशल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू टैगर, ब्रह्मा द सुप्रीम सोल मैनिफेस्ट्स हिमसेल्फ द मैन एंड अदर क्रिएचर्स थ्रू मैन एंड अदर क्रिएचर्स. सिंस ही इज द सोर्स ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स एंड क्रिएचर्स सो ऑल आर इक्वल. देखिए हमें पता होना चाहिए कि जो सुप्रीम सोल है, हमारी जो आत्मा है, उसको बनाने वाले कौन है? ब्रह्मा. पूरे इंसान को और संपूर्ण प्राणियों को बनाने वाले ब्रह्मा है और वही ह्यूमन बींग्स के क्या है? स्रोत है और सभी क्रिएचर के. इसीलिए सभी कुछ और सभी लोग क्या है? इक्वल है. रविन्द्रनाथ टैगोर देयरफॉर सेड, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड. अगर आप इंसान की मदद करते हैं तो इसका मतलब, अगर आप इंसान के लिए कार्य करते हैं तो समझ लीजिए आप भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हर इंसान के अंदर कौन है? भगवान है. ही ऑल्सो डेवलप सोशल रिलेशनशिप एंड फेलो फीलिंग फ्रॉम द बिगिनिंग्स ऑफ वंस लाइफ. देखिए हर लोग एक सोशल रिलेशनशिप और एक फेलो फीलिंग रखनी चाहिए, मतलब एक सामाजिक रिश्ता और एक अपनापन जैसा रिश्ता हमारी ज़िंदगी की शुरुआत में ही होनी चाहिए कि सभी लोग एक हैं, सभी लोग हम एक समाज के लोग हैं, हम लोग एक दूसरे का मदद करें और हम एक ही फैमिली के मेंबर हैं, पूरे ग्लोबल सिटीजन के हम मेंबर हैं. एजुकेशन एम्स एट डेवलपिंग द इंडिविजुअल पर्सनैलिटी एज वेल एज सोशल कैरेक्टर्स विच एनेबल्स देम हिम टू लिव ए वर्दी लिविंग. इन्होंने ये भी कहा कि इंडिविजुअल को पर्सनालिटी के लिए एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और सामाजिक चरित्र को बदलने के लिए भी एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट. चलिए आगे देखते हैं. द इम्पॉर्टेंट द फ्रीडम ऑफ माइंड एंड स्पिरिट. हमारा जो मन है, हमारी जो आत्मा है, ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन एंड लिव टुगेदर विथ हार्मोनी आर द मेन पिलर्स ऑफ Tagore's education, in which every learner is unique and possesses some unique qualities. Though these unique traits, one can handle the hurdles of life and achieve success in life. लाइफ में सक्सेस पाने के लिए उन्होंने एक बात कही है कि हमारा जो माइंड है, हमारा जो स्पिरिट है, वो सेल्फ रियलाइजेशन के थ्रू साथ में रह करके, प्यार से रह करके, ये जो पार्ट है, जो मैन एंड स्पिरिट, सेल्फ रियलाइजेशन, ये मेन पिलर्स है टैगोर्स की एजुकेशन के, जिसमें कि हर एक लर्नर यूनिक है और उसके अंदर यूनिक क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, और वो सारे लोगों के सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकता है और लाइफ में सक्सेस हो सकता है. उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है? प्रॉपर फ्रीडम ऑफ माइंड, फ्रीडम ऑफ स्पिरिट, सेल्फ रियलाइजेशन, लिव टुगेदर, हार्मोनी, है ना. उसके बाद एवरी स्टूडेंट इज यूनिक, you have unique qualities and one can hurdles of life and achieve success. So this is the part. So we have done with the unit 4, unit 3rd. So now we will discuss about unit 4th in the next video. I hope you have understood the concepts, Tagore's education system. So I would like to give a vote of thanks to the faculty members for the fine tuning of this content. Thank you very much, and this is Mr. Ravi Ranjan here signing off. Thank you.
Meet you in the next video. If you are new, then you can join and subscribe to this channel. This channel is not made for making profits. It is just for helping the students who are pursuing B.Ed first semester examination and B.Ed candidates who are doing B.Ed from Mumbai University. Thank you very much. Have a nice day.